हेलो स्टूडेंट। देखो बेटा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर ऑप्टिक्स। देखो बेटा, ऑप्टिक्स जो है ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें लाइट के बारे में स्टडी किया जाता है। ठीक है, लाइट के डिफरेंट फिनोमिना समझे जाते हैं कि लाइट का ये नाइट लाइट हमें पता है लाइट के दो नेचर होते हैं, एक होता है पार्टिकल नेचर, एक होता है वेव नेचर। ठीक है, सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखो ऑप्टिक्स की। व्हाट इज ऑप्टिक्स? ठीक है, इसमें लिखना इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, it is the branch of physics in which we study about different phenomena of light. We study about different phenomena of light. ऑप्टिक्स जो है बेटा, इसको हम दो पार्ट में पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स और एक होता है वेव ऑप्टिक्स। तो हम ऑप्टिक्स में दो चैप्टर पढ़ेंगे, एक रे ऑप्टिक्स फिर पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स जो है बेटा, इसमें लाइट का पार्टिकल नेचर पढ़ते हैं। इट इज बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, और ये नाम से पता चल रहा है वेव नेचर पे। इट इज बेस्ड ऑन वेव नेचर ऑफ लाइट। रे ऑप्टिक्स में जो फिनोमेना पढ़ते हैं उसमें है एक रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक है रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसमें रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। और वेव ऑप्टिक्स जो है इसमें हम पढ़ते हैं इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पढ़ते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, तो इनको दो पार्ट में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले पढ़ेंगे हम रे ऑप्टिक्स, जिसमें लाइट को पार्टिकल नेचर माना जाता है, उसका रेक्टिलिनियर मोशन माना जाता है कि जो लाइट है वो एक रेक्टिलिनियर मोशन में चलती है। ठीक है, इसको लिख लो बेटा, ये डिवीजन है ऑप्टिक्स का। फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे रे ऑप्टिक्स। लिख लिया होगा बेटा, ऑप्टिक्स का डिवीजन है ये। अब देखो बेटा, हम स्टार्ट कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स जो है बेटा, ये लाइट का पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करते हैं इसमें। और लाइट जो है एक रेक्टिलिनियर मोशन में चलती है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेना रे ऑप्टिक्स। सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं कि जब लाइट एक मीडियम में चलती हुई दूसरे मीडियम में की सरफेस पर आती है तो उस सरफेस पर उसका कैसा बिहेवियर होता है, उसकी बात करते हैं। Behavior of light at the interface of two medium। दो मीडियम के इंटरफेस पर लाइट का बिहेवियर कैसा होता है उसकी बात करते हैं। जैसे ये लाइट है, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। इसमें लाइट आ रही है ऐसे,
ठीक है, ये नॉर्मल है इस सरफेस का। तो जब ये लाइट आती है बेटा, इसमें से कुछ लाइट तो रिफ्लेक्ट होके बाहर निकल जाती है, ये तो इंसिडेंट है। कुछ पोर्शन तो रिफ्लेक्ट हो जाता है। कुछ ट्रांसमिट हो जाता है और कुछ यहां एब्जॉर्ब भी हो जाता है। ठीक है, तो तीन फिनोमिना होते हैं एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम three phenomena takes place। कौन कौन से? Some part of the light get reflected from the interface। ठीक है, some part of the light transmitted into the other medium। some part अदर मीडियम, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्टेड, और ये है कोल्ड, इट इज कोल्ड रिफ्रैक्शन। और सम पार्ट ऑफ द लाइट गेट एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, तो जब भी कोई सरफेस दो मीडियम की सरफेस पर लाइट आती है तो ये तीन काम होते हैं। कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ रिफ्रैक्ट हो जाती है, कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है। इन जनरली नॉर्मली ये जो देखा जाए तो ये तीनों ही प्रोसेस होते हैं। कभी ऐसा होता है कि 30% रिफ्लेक्ट हो गई, 50-60% एब्जॉर्ब ट्रांसमिट हो गई, 10-15-20% एब्जॉर्ब हो गई। तो ये तीनों साइमल्टेनियसली होते हैं, एक साथ ही देखे जाते हैं। ठीक है, अब अलग अलग पढ़ेंगे हम, रिफ्लेक्शन क्या होता है, फिर ट्रांसमिट लाइट जो जाती है उसको रिफ्रैक्टेड लाइट बोलते हैं, वो क्या होती है, एब्जॉर्प्शन के बारे में हम यहाँ नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, इसको लिख लो बेटा, फिर आगे शुरू करते हैं। लिख लिया होगा? सबसे पहला पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन। ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखो, रिफ्लेक्शन को ऐसे बोल सकते हैं कि जब दो मीडियम के इंटरफेस पर लाइट आती है तो लाइट उस इंटरफेस से रिबाउंड हो जाती है, बाउंस बैक होती है, जैसे गई टकरा के वापस आई। तो इस बाउंस बैक के फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लिखेंगे इसमें डेफिनेशन में, it is the phenomena of bouncing back of light, it is the phenomena of bouncing back of light into the bouncing back of the light from the interface of two medium, from the interface of the two medium। ठीक है, और इसको एक्सप्लेनेशन करके लिखें
तो दूसरी लाइन में एक्सप्लेनेशन करके भी लिख लो, जो शायद तुमने 9th-10th क्लास में पढ़ा हो, 10th क्लास में आता है शायद। इसमें लिखेंगे when light travels in a medium, light travels in a medium and strike to the interface of the other medium, strike to the interface of the other medium, then interface of the other medium, then some part of the light come back into the same medium, some part of the light come back into the same medium. This phenomena is called reflection of light. This phenomena is called reflection of light. ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो ये इंटरफेस है, ये नॉर्मल है, ठीक है, इस सरफेस का नॉर्मल, इस साइड से इंसिडेंट लाइट आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो यहां से रिफ्लेक्ट होके इधर चली जाएगी, ये है रिफ्लेक्टेड लाइट। ये जो एंगल है इसको आर बोल दिया, रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखना आई जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है क्या, इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड नॉर्मल, ऐसे ही आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इट इज द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड लाइट एंड द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। सो नॉर्मल रिएक्शन इज नॉर्मल। अब देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, ये फर्स्ट लॉ, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। सेकेंड लॉ लिखते चलो, ये लिख लो, फर्स्ट लॉ लिखो और इसमें नीचे लिख भी सकते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नोट करो, नोट करो। सेकेंड में लिखेंगे ऑल द इंसिडेंट लाइट कोमा रिफ्लेक्टेड लाइट, इंसिडेंट लाइट कोमा रिफ्लेक्टेड लाइट एंड द नॉर्मल रिएक्शन। स्टार्टिंग में जो और लिखा था उसको काट देना, इसमें लिखना द इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट एंड नॉर्मल रिएक्शन all lie in the same plane, all lies in the same plane। मतलब ये तीनों जो लाइट है, इंसिडेंट लाइट, नॉर्मल रिएक्शन और ये रिफ्लेक्टेड लाइट, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। मतलब या तो बोर्ड वाले प्लेन में होंगे या किसी एंगल पे ऐसे जाएगी तो ये वाले प्लेन में रहेगी, मतलब पूरे तीनों एक ही प्लेन, तीनों मिलकर के एक प्लेन बनाएंगी, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि लाइट इस प्लेन में ऐसे आई और टकरा के ऐसे किसी एंगल पे चलेगी, इधर की तरफ ऐसे निकल गई, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो इसी प्लेन में रहेगी, नॉर्मल और इसके प्लेन में। हाँ, सेकंड हो गया।
एक वेक्टर फॉर्म भी लिखवाना चाहता हूं मैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसकी वेक्टर फॉर्म में देखो क्या होता है, ऐसे समझो, नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्शन को मैंने एन कैप से रिप्रेजेंट किया है, इंसिडेंस की डायरेक्शन को मैंने आई वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है, रिफ्लेक्शन को मैंने आर वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो इंसिडेंट लाइट के मैं दो कंपोनेंट करूंगा, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। एक वेक्टर के दो कंपोनेंट कर रहा हूं। ये रिफ्लेक्शन वाले के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। बेटा ये दोनों एंगल तो सेम होते हैं, तो ये वैसा ही है जैसे कोलिजन के केस में होता था कि एक बॉल आई थीटा एंगल पे और थीटा पे चली गई। उस केस में क्या होता था, हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी तो एज इट इज रहती थी, लेकिन जो नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी है ये डायरेक्शन अपोजिट हो जाती थी, यही होता था। अब देखना इस वाले कंपोनेंट पहले तो मैं नॉर्मल के अलोंग लिखूंगा, तो कंपोनेंट ऑफ आई वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एन कैप, इसको लिखते हैं आई वेक्टर डॉट एन कैप, ये तो उसका मैग्नीट्यूड इनटू एन कैप। मैंने बताया था, याद करो, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, शायद वेक्टर में पढ़ा होगा तुमने, सॉरी, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर को लिखते हैं ए वेक्टर डॉट बी कैप इनटू बी कैप। ठीक है, कैप उसका लेते हैं जिसकी डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना है, जिसका कंपोनेंट लेते हैं उसको पूरा वेक्टर लेते हैं, तो आई वेक्टर डॉट एन कैप इनटू एन कैप। तो ये जो होगा इन दोनों का टोटल है आई वेक्टर, तो ये वाला जो कंपोनेंट बचेगा ये बच जाएगा, टोटल में से माइनस कर दो ये वाला आई वेक्टर डॉट एन कैप इनटू एन कैप। ठीक है, ये वाला आ गया। अब बात करते हैं इसका, ये जो इधर वाला कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये एज इट इज रह जाएगा, आई वेक्टर माइनस आई वेक्टर डॉट एन कैप इंटू एन कैप। और जो परपेंडिकुलर वाला है ये इसका निगेटिव हो जाएगा, तो ये वाला आ जाएगा माइनस ऑफ आई कैप डॉट एन, आई वेक्टर डॉट एन कैप इंटू एन कैप। तो जो आर वेक्टर होगा ये इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, आई वेक्टर माइनस आई कैप, आई वेक्टर डॉट एन कैप इंटू एन कैप प्लस माइनस ऑफ आई वेक्टर डॉट एन कैप इंटू एन कैप। तो आर वेक्टर क्या आ जाएगा, आई वेक्टर माइनस ट्वाइस ऑफ आई वेक्टर डॉट एन कैप इंटू एन कैप। ये बेटा इसलिए याद रख सकते हो, ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एक प्रकार से, उसमें भी हमने थीटा को इक्वल माना है, तभी तो ऐसा कहा है कि ये वाले एज इट इज रहेंगे और ये वाला कंपोनेंट अपोजिट में आएगा, तभी ये थीटा मेंटेन रहेगा बेटा। तो देखो ये वेक्टर फॉर्म भी याद रख सकते हो, ये कब काम आएगी, जब नॉर्मल रिएक्शन तुम्हें वेक्टर फॉर्म में दे दिया जाए, इंसिडेंस लाइट की डायरेक्शन जो है वो वेक्टर फॉर्म में दे दी जाए, और बोल दिया जाए बताओ रिफ्लेक्टेड लाइट किस डायरेक्शन में होगी, तो हम कहेंगे आर वेक्टर विल बी ये, इसकी डायरेक्शन निकाल लेंगे, ये इसकी डायरेक्शन मिल जाएगी अपने को, कोई दिक्कत। तो ये याद रख सकते हो, ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, कुछ नहीं, कंपोनेंट लेना आना चाहिए बस, इसके लिए लिख लो बेटा, हो गया। अब देखो एक बात करते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, देखो ये इंटरफेस है, नॉर्मल से आई एंगल पर इंसिडेंस हुई है, ऐसे रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगी,
ये इंसिडेंट हुई है, रिफ्लेक्ट हुई है, ये एंगल जो है ये भी आई होगा। तो डेविएशन बताता है कि पहले वाली डायरेक्शन जो है वो कितने एंगल से रोटेट हो गई फाइनली। तो देखो पहले वाली डायरेक्शन थी ये वाली लाइन, ठीक है, पहले थी ये वाली डायरेक्शन और ये वाली रोटेट होके यहां आ गई। मैं कहूंगा टोटल एंगल जो है इस लाइन का ये होगा 180, जिसमें से 2i ये हो गया, तो ये आएगा पाई माइनस 2i। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये आएगा पाई माइनस 2i। तो यदि एक सरफेस से आई एंगल ऑफ इंसिडेंस पर कोई लाइट आती है तो एक सिंगल रिफ्लेक्शन से उसमें जो डेविएशन आता है वो आता है पाई माइनस 2i। कितना आता है? पाई माइनस 2i। इसके डायरेक्शन को बताने के लिए हम बोल सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसे है? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको बोल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, लिख लो इसको। अब देखो नोट लिखो, एक नोट लिखेंगे बेटा। लिखेंगे if a light ray get reflected twice by two surfaces inclined at some angle theta, then net deviation into reflection will be equal to delta is equal to 2 pi minus 2 theta, which is independent of angle of incidence, इसको प्रूफ करते हैं। देखो बेटा, दो सरफेस हैं एक दूसरे से थीटा एंगल पर इंक्लाइन है। ये लो, एक ये सरफेस है, यहां से रिफ्लेक्शन होगा, एक ये सरफेस, इनको प्लेन मिरर बोल सकते हो तुम। दोनों एक दूसरे से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। एक लाइट रे आती है किसी भी एक सरफेस पे आ रही है, मैंने कहा सपोज इस पे आ रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इससे किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पर आ रही है, यहां से रिफ्लेक्ट होगी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा इसका कुछ, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, पहले ये ऐसे आ रही थी, इधर गई और फाइनली इधर जा रही है ऐसे। तो ये लाइट देखो पहले ऐसे आ रही थी, रोटेट होकर के इतना रोटेट हो गई, तो ये जो एंगल ऑफ रोटेशन आएगा ये डेल्टा हमें निकालना है। अब ध्यान से देखना कैसे निकालते हैं। ये है फर्स्ट रिफ्लेक्शन, ये है सेकंड रिफ्लेक्शन, ये है फर्स्ट रिफ्लेक्शन, ये है सेकंड रिफ्लेक्शन। ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आई होगा। अब देखो इसमें ज्योमेट्री है, इसलिए रे ऑप्टिक्स को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, इसमें ज्योमेट्री बहुत काम आती है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आई,
ये आई है टोटल था π/2, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन है, ये नॉर्मल की डायरेक्शन है, सॉरी। तो ये आई, तो ये हो जाएगा 90 माइनस आई, ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों तीनों का सम 180 होगा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस आई माइनस थीटा, या फिर मैं कहूं इसको ऐड कर देता हूं इसमें, प्लस थीटा, थोड़ा सा बड़ा करके लिखते हैं। वन 180 माइनस 90 माइनस आई प्लस थीटा, जो कि इक्वल आएगा 90 प्लस आई माइनस थीटा। तो ये जो एंगल आएगा, ये फिर से नॉर्मल डायरेक्शन है, तो ये एंगल आ गया 90 प्लस आई माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस दिस एंगल, तो 90 माइनस दिस करोगे तो 90 90 कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा थीटा माइनस आई। तो ये इधर वाला एंगल जो है ये भी हो जाएगा थीटा माइनस आई। अब देखना, नेट डेविएशन जो आएगा वो del1 प्लस del2 आएगा। नेट डेविएशन del1, इस पहले रिफ्लेक्शन का एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, तो डेविएशन होगा पाई माइनस 2i। लेकिन डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे आया तो डायरेक्शन ऐसे क्लॉकवाइज, देखना इधर आया था, इधर घूम गई है, किस डायरेक्शन में घूम रही है लाइट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं क्लॉकवाइज, प्लस del2, ये ऐसे जा रही है और ये भी ऐसे घूम रही है, तो ये भी क्लॉकवाइज है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना, पाई माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस केस में हो जाएगा थीटा माइनस आई, और ये भी डायरेक्शन क्या होगी, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो सीधे सीधे ऐड कर दो, यदि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती तो इनको ऐड करने का मतलब सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो नेट डेविएशन आ जाएगा पाई माइनस 2i प्लस पाई माइनस 2 थीटा प्लस 2i। देखो ये 2i कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2 पाई माइनस 2 थीटा। इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता कितने एंगल पे इंसिडेंट हुई है, ये किसी भी एंगल पे आई। यदि दो रिफ्लेक्शन हुए हैं थीटा एंगल पे इंक्लाइंड सरफेस से, तो दो रिफ्लेक्शन के बाद जो डेविएशन है 2 पाई माइनस 2 थीटा ही आएगा, फिक्स है, चाहे एंगल ऑफ इंसिडेंस दे या ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अच्छा रिजल्ट है, ये याद रखना चाहिए, काम आ जाता है, नोट कर लो इसको। लिख लिया होगा बेटा। इसके बाद एक क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, चलो। ये दो इंक्लाइंड सरफेस है, ये थीटा है, ठीक है। बोला है फाइंड एंगल थीटा फॉर विच लाइट इंसिडेंट्स पैरेलल टू वन सरफेस get reflected from other surface and then again reflected and finally go parallel to the other surface। ध्यान से समझना, एक सरफेस के पैरेलल आए, पहला रिफ्लेक्शन करे, दूसरा रिफ्लेक्शन करे, फिर दूसरी सरफेस के पैरेलल चली जाए, तो बताओ एंगल थीटा क्या होगा। तो क्वेश्चन लिखो, इफ find angle between two surfaces
फाइंड एंगल बिटवीन टू सरफेसेज for which light incidence parallel to one surface get reflected twice and then finally goes parallel to other surface तो कुछ नहीं बेटा, देखो ऐसा कुछ कह रहा है, मान लिया इसके पैरेलल आ रही है तो कुछ ऐसा आएगी, ये इंसिडेंस, फिर ये यहां से रिफ्लेक्ट होगी, ये हो गई, फिर ये यहां से रिफ्लेक्ट होगी, यहां से रिफ्लेक्शन के बाद देखो इसके पैरेलल आई थी तो इसके पैरेलल जानी चाहिए, फाइनली ऐसे जाएगी, पैरेलल लग नहीं रही है तो पैरेलल बना देते हैं इसको, तो फाइनली ये ऐसे जाएगी, ऐसे आई थी, ऐसे आई और ऐसे जाएगी, ठीक है। ये एंगल नॉर्मल वाला है। अब ध्यान से देखना बेटा, ये पैरेलल इसके आई थी, इसका मतलब ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा, तो ये एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल क्या हो गया थीटा। कोई दिक्कत? ओके। अब देखो ये दोनों पैरेलल हैं तो ये एंगल थीटा हो जाएगा क्योंकि ये थीटा है, पैरेलल है तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये इधर वाला भी 90 माइनस थीटा, तो ये भी क्या आ गया थीटा। तो मैं कहूंगा 3 थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, मींस थीटा विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। यदि दोनों सरफेस 60 डिग्री पर इंक्लाइंड हैं तो एक सरफेस के पैरेलल लाइट आएगी तो दूसरी सरफेस के पैरेलल निकल जाएगी। यही तो क्वेश्चन था। तो देखो पूरी ज्योमेट्री है, इसमें कुछ ऐसे अलग चीज नहीं कर रहे हम यहाँ पे। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। दो सरफेस हैं, दोनों के बीच का जो एंगल है 30 डिग्री है। यहां से लाइट आ रही है, ठीक है, ये इंसिडेंस लाइट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई दे रखा है। तो क्वेश्चन ये है, लिखो क्वेश्चन, डायग्राम बना लो, फिर क्वेश्चन लिखो। फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, find angle of incidence I for which light start retracing its path। retrace मतलब जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते पे चलना कर दे, ठीक है। light start retracing its path just after third reflection, जस्ट आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन। अब देखो क्या करना है, ज्योमेट्री है, फिर से देखो, ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री। ये आई, मैंने कहा आई एंगल पे आई, तो इधर आई पे ही जाएगी, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस आई, यही होगा 90 माइनस आई। अब देखो ये कुछ सिचुएशन थर्ड रिफ्लेक्शन चाहते हैं तो ये मान लो इधर गई और नॉर्मल रिएक्शन ऐसा बनेगा और ये लाइट इधर आएगी। अब ऐसा क्यों किया समझ में आएगा, देखना भी। जरूरी नहीं है कि लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होकर इधर ही जाएगी, हो सकता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल इधर रह जाए। यदि नॉर्मल इधर है तो लाइट नीचे जाएगी, नॉर्मल इधर रह जाए तो लाइट ऊपर चली जाएगी।
अब कहता है कि थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रिट्रेस करना स्टार्ट कर दे। तो बेटा लाइट रिट्रेस तब करेगी जब किसी सरफेस पर परपेंडिकुलर ऐसे इंसिडेंस होगी, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा। नॉर्मली लाइट जब सरफेस पे आएगी तो टकरा के वापस उसी डायरेक्शन में जाने लग जाएगी। ये तो पता ही है, यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो रिफ्लेक्शन एंगल भी क्या होगा, 0 होगा। मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर आएगी तो उसी डायरेक्शन में बाउंस बैक हो जाएगी। तो रिट्रेस करेगी पाथ। तो देखना यहां पे यदि ये परपेंडिकुलर आई तो ऐसे आएगी, टकराएगी और वापस स्टार्ट कर देगी। यदि यहां से इसने पाथ रिट्रेस करना स्टार्ट कर दिया तो यहां से बेटा जितने एंगल पे आई थी उतने पे जाके टकराएगी तो इधर ही वापस आ जाएगी। तो पहले इधर से गई थी, ये इधर से वापस आ जाएगी, इधर से गई थी और ये इधर चली जाएगी, वापस इसी डायरेक्शन चली जाएगी। मतलब यहां से एक ऐसी लाइट आ रही है जो टकरा के थर्ड के बाद वो वापस से ऐसी हो रही है। यदि ये थर्ड के बजाय सेकंड पर चाहता कि बाउंस बैक करे या रिट्रेस करे तो सेकंड रिफ्लेक्शन पे परपेंडिकुलर कर देते। फोर्थ रिफ्लेक्शन पे चाहता तो यहां से जाने के बाद यहां जब आती तो फिर हम परपेंडिकुलर इंसिडेंस कर देते। तो जिस भी रिफ्लेक्शन पे हमें वो कहे कि रिट्रेस करना स्टार्ट करती है, स्टार्ट, तो उस केस में हम वहां पे परपेंडिकुलर इंसिडेंस कर देंगे। ठीक है। अब देखो उल्टा शुरू करेंगे, 90 ये 30 तो ये कितना, 90 30 ये 60, ये 60 तो ये 30, ये 30 तो ये 30, टोटल 60, ये 90। तो मैं कहूंगा ये 60 हो गया, 90 हो गया, तो ये 90 माइनस आई जो है दैट शुड बी इक्वल टू 30। बोलो होना चाहिए नहीं, 60 तो 30 होना चाहिए, तो आई शुड बी इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। तो ये थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद रिट्रेस करेगी। इस केस में टोटल कितने रिफ्लेक्शन होंगे, तो ध्यान से देखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिर चली जाएगी, 5 रिफ्लेक्शन होंगे। ठीक है बेटा, ऐसे क्वेश्चन है, नोट कर लो इसको। लिख लिया होगा। इसके बाद कुछ नोट करके और लिखेंगे बाद में। देखो ये कोई इंटरफेस है जहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये लाइट इंसिडेंस आई। अब कह रहा है कि इस सरफेस को फिक्स रखते हुए यदि इंसिडेंस लाइट जो आ रही है उसको किसी एंगल थीटा से रोटेट कर दिया जाए, मतलब ये आई पे आ रही थी, इसको रोटेट कर दिया क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी, तो रिफ्लेक्टेड लाइट भी तो रोटेट होगी। वो कितना रोटेट होगी उसके बारे में ध्यान से एक नोट लिखना है अपने को, तो नोट करो। इसमें नोट में लिखेंगे, डायग्राम बाद में बना लेना। इसमें लिखेंगे if incident light if incident light is rotated by some angle theta keeping इसको मैं मिरर बोल देता हूं, ठीक है ना, कीपिंग मिरर फिक्स्ड, then reflected light will also rotate by the same angle theta but in opposite direction समझो क्या कर रहे हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था आई,
इस केस में रिफ्लेक्टेड लाइट जो रही होगी वो ऐसे हो गई होगी, ये आर हो गया होगा और ये एंगल जो है ये भी आई के इक्वल आया होगा। लेकिन मैंने सपोज इसको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर दिया ऐसे, ये लो, ये नई इंसिडेंट लाइट बना दिया, इसको मैंने रोटेट कर दिया इधर की तरफ थीटा एंगल से। नॉर्मल तो बेटा वही रहेगा, तो अब इसका जो ये टोटल एंगल बन जाएगा ये कितना बन जाएगा, आई प्लस थीटा। तो नया जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वो आई प्लस थीटा हो जाएगा और ये नई इंसिडेंट रे हो जाएगी। तो नॉर्मल से जो इसका रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी आई प्लस थीटा पे बनेगी, मतलब वो इधर की तरफ आएगी, यहां से आई प्लस थीटा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, देखना इस नॉर्मल से इस आर का, तो ये इधर वाला जो एंगल है ये वाला एंगल, ये भी कितना आ जाएगा, थीटा, और ये नई रिफ्लेक्टेड लाइट होगी। तो ध्यान से देखना, इंसिडेंट को मैंने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया था, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगी, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होगी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो उतना ही एंगल रोटेशन होगा लेकिन अपोजिट सेंस में। नोट कर लो इसको, डायग्राम को बना लो, पोज करके, स्क्रीन को पोज करके डायग्राम बना लो बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट, इसमें लिखेंगे, इस बार हम क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट लाइट की जो डायरेक्शन है उसको फिक्स रख रहे हैं, उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मिरर है इसको रोटेट कर रहे हैं थीटा एंगल से। तो इस केस में जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो इसके डबल एंगल से रोटेट होती है। यदि इसको थीटा से रोटेट करोगे तो रिफ्लेक्टेड लाइट 2 थीटा से रोटेट होगी और सेम डायरेक्शन में रोटेट होगी, मतलब क्लॉकवाइज मिरर को रोटेट करोगे तो क्लॉकवाइज ही रोटेट होगी रिफ्लेक्टेड लाइट। तो इसको लिखेंगे, इफ मिरर इज रोटेटेड बाय सम एंगल थीटा, if mirror is rotated by some angle theta, keeping incident light fixed, keeping incident light fixed, incident light fixed, then reflected light will rotate by angle 2 theta, will rotate by angle 2 theta in the same sense, in the same direction। कैसे भी लिख सकते हो, in the same direction। इसको प्रूव करते हैं। ये मिरर है, इसका नॉर्मल ये होगा, ठीक है, ये इंसिडेंट लाइट है, ये एंगल इंसिडेंस है आई, तो यहां से ये रिफ्लेक्ट होगी और ये एंगल भी क्या रहा होगा, आई रहा होगा। अब मिरर को थीटा से रोटेट कर दिया, रोटेट कर दिया, ये नई पोजीशन आ गई मिरर की। ये जो रोटेशन है क्लॉकवाइज में किया है थीटा से, तो इसको रोटेट करने से क्या होगा, नॉर्मल भी थीटा से रोटेट हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर। ये एन कैप था, ये एन डैश आ जाएगा और ये एंगल जो है ये थीटा ही हो जाएगा। यदि मिरर को थीटा से रोटेट करोगे तो नॉर्मल भी थीटा से रोटेट होगा। तो बेटा जो रिफ्लेक्टेड लाइट थी, इसको मैं यहां थोड़ा सा ज्यादा बना देता हूं, सॉरी, आर, ये एंगल आई था, ये थीटा है, तो ये जो एंगल होगा तो आई माइनस थीटा हो जाएगा। मतलब अब नॉर्मल का
ये आई माइनस थीटा है, और ये जो एंगल है ये, ध्यान से देखना, पहले नॉर्मल के साथ आई का एंगल आई था, इंसिडेंस एंगल, फिर थीटा से इस नॉर्मल को रोटेट कर दिया, तो ये जो एंगल है ये बन जाएगा आई प्लस थीटा, बढ़ जाएगा थीटा से। तो जो नई रिफ्लेक्टेड लाइट आएगी वो भी तो इससे आई प्लस थीटा पे आएगी एन डैश से, तो इससे ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट आएगी वो ये इधर आएगी आर डैश, और नए वाले इस नॉर्मल से ये जो एंगल होगा ये आई प्लस थीटा होगा। ध्यान से देखना, नॉर्मल थीटा से रोटेट हुआ, ये फिक्स है, पहले आई एंगल बना रही थी, थीटा से रोटेट हुआ तो आई प्लस थीटा बना लिया, ये आई प्लस थीटा हो गया तो इधर भी आई प्लस थीटा हो गया। और देखो ये पहले आई एंगल बना रही थी रिफ्लेक्टेड वाली, तो नॉर्मल जो नया वाला नॉर्मल आया इसे आई माइनस थीटा बनाया होगा, ये आई प्लस थीटा, ये आई माइनस थीटा, तो ये जो एंगल बच गया ये वाला, दिस विल बी इक्वल टू 2 थीटा। तो मिरर को थीटा से रोटेट किया तो आर और आर डैश में एंगल भी 2 थीटा आ गया, और उसी सेंस में आ गया। तो ये जो हमने कहा था कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो डबल एंगल से रोटेट हो जाएगी। तो ऐसे में देखो कोई क्वेश्चन पूछे, मान लो ये इंसिडेंस है, ठीक है, इसने कहा कि ये वाली जो लाइट है इस डायरेक्शन में रोटेट हो गई, सपोज 15 डिग्री से, ठीक है, मिरर इधर की तरफ रोटेट हो गया 30 डिग्री से, फाइंड एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। तो कुछ नहीं, ध्यान से देखना, यदि ये 15 डिग्री इधर रोटेट होगा तो चलो एक काम करते हैं, इसको इधर मान लेता हूं, इधर की तरफ 15 डिग्री, ठीक है, और ये इधर की तरफ 30 डिग्री। तो हमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल ऑफ रोटेशन वो बताना है। तो दोनों का इंडिविजुअल इफेक्ट देखो, इस 30 के कारण मिरर को 30 से रोटेट करोगे तो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो रोटेट करेगी 60 से, किधर, यदि मिरर को क्लॉकवाइज रोटेट किया तो रिफ्लेक्टेड लाइट 60 से इधर रोटेट करेगी क्लॉकवाइज, प्लस 15 डिग्री से यदि इसको क्लॉकवाइज रोटेट करोगे इंसिडेंट लाइट को तो रिफ्लेक्टेड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, तो 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, डबल नहीं करना इस बार, इसमें डबल कर दिया, इसमें डबल नहीं करना, तो 60 क्लॉकवाइज 15 एंटी क्लॉकवाइज, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज, ये आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, ये ऐड करने का मतलब बेटा डायरेक्शन भी ध्यान रखनी है अपने को, तो 15 डिग्री क्लॉकवाइज आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ केस थे जो हमें याद रखने हैं, और अभी आगे देखेंगे हम इमेज फॉर्मेशन भी देखेंगे, प्लेन मिरर के और भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, लेकिन वो सब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बेटा।